Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने नासिक से एक 32 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। ATS ने बताया है कि ये शख्स आतंकी संगठन ISIS को पैसे पहुंचा रहा था। कथित आरोपी का नाम हुसैन अब्दुल अजीज शेख है और वो पेशे से इंजीनियर है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। अधिकारियों ने बताया है कि इस शख्स ने ISIS को 3 बार पैसे भेजे हैं। शेख पर लगे आरोप सही हैं या नहीं ये तो आगे की जांच में पता चलेगा, मगर हम आज समझते हैं कि ये टेरर फंडिंग है क्या, भारत में टेरर फंडिंग की स्थिति क्या है। और 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था कि इस कदम से टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी, तो क्या वाकई इसका कोई फायदा हुआ है, ये भी बताएंगे। हो सकता है मेरे अभी तक के सवालों को सुनकर आपके जहन में ये बात आ रही हो कि आतंकी फंडिंग के बारे में हम खर्चा पानी में क्यों बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में इसी शंका के जवाब से करती हूँ। दरअसल एक आतंकी संगठन एक कॉरपोरेट या फिर कंपनी की तरह ही काम करता है। जैसे किसी भी कंपनी को कारोबार चलाने के लिए पैसे की यानी फंडिंग की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर वो हायरिंग करती है, कच्चा माल जुटाती है और सामान की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बाजार में उतारती है। उसी तरह से एक आतंकी संगठन भी पैसे के दम पर ही कोई हमला प्लान करता है। इसके लिए आतंकियों की ट्रेनिंग, हथियारों की खरीदारी वगैरह के लिए पैसे जुगाड़ता है। आतंकी संगठन ये फंडिंग अलग अलग जरियों से जुटाते हैं। आतंकी संगठनों या फिर आतंकियों को पहुंचने वाली आर्थिक मदद को ही कानूनी भाषा में टेरर फंडिंग कहते हैं। क्योंकि ये गतिविधियां अवैध हैं, इसलिए इन्हें मिलने वाले पैसे भी अवैध ही माने जाते हैं और जिस जरिए से वो पैसा आता है वो भी पूरी तरह से अवैध ही माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जरिए कौन कौन से हैं। आंखों के नीचे से काजल चुराना, ये मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा। मतलब होता है बड़ी चतुराई से कोई असंभव सा काम करके दिखाना। टेरर फंडिंग का तरीका भी कुछ इसी मुहावरे जैसा है। सरकारी एजेंसियों के नज़र में आए बिना एक फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। वैसे तो पैसे पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्यतः 2 तरीका है। पहला तरीका है अवैध व्यापार से पैसे कमाना और दूसरा है वैध व्यापार से, वैध तरीकों से हुई कमाई को गैर कानूनी तरीके से आतंकी ठिकानों तक पहुंचाना। अवैध काम 2 तरह के होते हैं। एक होता है छोटे स्तर के अपराध और जैसे कि चोरी डकैती, और दूसरा होता है बड़े अपराध जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माने सोची समझी प्लानिंग के बाद अपराध करना, जैसे कि स्मगलिंग, महिलाओं और बच्चों की तस्करी, ऑर्गन्स की तस्करी वगैरह। इन अवैध कामों से हुई कमाई को हवाला सिस्टम के जरिए निर्धारित जगह पर या यूं कहें कि आतंकी संगठन तक या फिर आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। अब ये हवाला सिस्टम क्या है? पैसे का गैर कानूनी तरीके से ट्रांजैक्शन हवाला कहलाता है। मान लीजिए कोई विदेश में रहता है और भारत में अपने माता पिता को पैसे भेजना चाहता है। इसके लिए वो किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल एजेंसी से बात करेगा। वो संस्था इस काम के बदले कुछ फीस चार्ज करेगी और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये पैसे भेजने का एक वैध तरीका है क्योंकि इसकी सारी जानकारी सरकार की निगरानी में रहती है। लेकिन टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर काम आता है हवाला सिस्टम। आपने रजनीकांत की वो शिवाजी द बॉस वाली मूवी देखी होगी। उसमें रजनीकांत भारतीय रुपए को डॉलर में बदलवा लेता है, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल संस्था की मदद के। बस एक कोड भर की मदद से पूरा पैसा एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लीगल रास्ते से पैसे कमाकर अवैध कामों के लिए भेजना, इस तरीके में आमतौर पर फर्जी NGO या फिर फर्जी वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी टेरर फंडिंग के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले लोग इन प्लेटफॉर्म्स को डोनेशन के नाम पर पैसा भेजते हैं। ये तरीके तुलनात्मक रूप से आतंकियों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीके सीधे सीधे सरकार की निगरानी में या नजर में नहीं आते हैं। ये वेबसाइट या NGO तब तक कटघरे में नहीं आती हैं जब तक इनसे कोई गड़बड़ी न हो जाए। समय के साथ टेरर फंडिंग के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी हाईटेक हो गया है। हाईटेक होने से हमारा इशारा क्रिप्टो करेंसी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी पेमेंट टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी सरकारें इसे ट्रेस नहीं कर सकती। इसके जरिए दुनिया के सुदूर कोने में बैठकर ही भारत के सुदूर कोने में किसी भी कोने में क्रिप्टो करेंसी में पैसे भेज सकते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। बिटकॉइन भी क्रिप्टो का ही एक उदाहरण है। लंबे समय से दुनिया भर की सरकारें टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर आगाह हो रही हैं। बीते साल 2023 को ही
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सरकार को अंदेशा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद वर्चुअल एसेट्स का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। जिन प्लेटफॉर्म्स को शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस दिया गया था उनमें बाइनेंस, कुकॉइन, हुओबी, बिटफाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। उधर अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि हालिया सालों में आतंकी समूहों ने 130 मिलियन डॉलर, रुपए में कहूं तो 1080 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपए जुटाए हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम मॉडर्न तरीकों के आने के बावजूद आज भी आतंकी फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स नकली नोट है। 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी की थी तब कहा गया था कि इससे टेरर फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी, मगर फेक करेंसी का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि लाख कोशिशों के बाद भी लाखों करोड़ों के नकली नोट आज भी पकड़े जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार ने 15 करोड़ 92 लाख 50 हजार 181 रुपए के जाली नोट पकड़े थे। 2020 आते आते ये संख्या बढ़कर 92 करोड़ 17 लाख 80 हजार 480 रुपए पर हो गई, माने मोटा माटी 5.5 गुना का इजाफा। अभी तक हमने आपको जो भी आंकड़े बताए हैं उनके हिसाब से आपको लग सकता है कि टेरर फंडिंग का कारोबार ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए तक का होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों का खेल है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2002 में एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन जम्मू एंड कश्मीर नाम की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें अंदाजा लगाया गया था कि अकेले जम्मू और कश्मीर में हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए की टेरर फाइनेंसिंग चलती है। इस आकलन के पीछे रिपोर्ट में हिजबुल मुजाहिदीन की सालाना फंडिंग को हवाला दिया गया था। उसमें बताया गया था कि हिजबुल मुजाहिदीन को हर साल 30 से 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत पड़ती है। घाटी में ऐसे 10 से 15 संगठन हैं। इस हिसाब से अकेले जम्मू कश्मीर में 400-500 करोड़ की फंडिंग तो आती ही होगी। ये अंदाजा 2002 का है और वो भी सिर्फ जम्मू और कश्मीर का। इस समय 2024 चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में ये टेरर फंडिंग कितनी ज्यादा होगी। भारत और दुनिया भर के देश टेरर फंडिंग को रोकने की कोशिश में लगातार लगे हैं। भारत की सरकार ने टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया है। ये संस्था देश भर में टेरर फंडिंग और नकली नोट के ट्रांसफर को रोकने के लिए काम करती है। चूंकि ये मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, इसलिए जब्ती की बहुत ज्यादा या फिर ताजा जानकारी बाहर नहीं है। फिर भी हमने खंगालने की कोशिश की तो कुछ एक आंकड़े जो मिले वो आपके सामने रख रहे हैं। अगस्त 2011 में संसद सत्र में टेरर फंडिंग को लेकर एक सवाल पूछा गया था। उसके जवाब में उस समय के गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि सरकार ने 2006 से 31 मार्च 2011 तक आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए 5.6 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए आज भी अलग अलग राज्यों की जांच एजेंसियां लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने और मैंने। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।